नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे डेली करंट अफेयर्स के पार्ट पर हम 8 फरवरी 2021 के समाचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अलग अलग सरकारी एग्जामों में ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अपनी हम पहली न्यूज पर आते हैं और ये नेशनल अफेयर्स राष्ट्रीय मामलों से संबंधित है। और कल की अगर हम देखें तो एक बड़ी दुर्घटना उत्तराखंड में सामने आ रही है, जहां पर नंदा देवी के आसपास के क्षेत्र में एक प्रमुख ग्लेशियर है, उसके एक तरह से टूटने से और एक एवलांच के रूप में या इसे आप हिमस्खलन कह सकते हैं, उसके रूप में निचले इलाकों में आने से एक बड़ी यहाँ पर एक संकट की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और अभी इसके बारे में बहुत कारण के बारे में स्पष्ट नहीं है, लेकिन ग्लेशियर के टूटकर आगे की ओर आने से और ख़ास तौर से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो धौली गंगा नदी का क्षेत्र है उसमें प्रमुख रूप से इसके आने से जो जल स्तर में वृद्धि हुई है, उस कारण से आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी माना जा रहा है कि नुकसान हुआ है। खासतौर पर जो जल विद्युत परियोजनाएं वहां पर संचालित की जा रही थी और साथ साथ जो निर्माण की अवस्था में थी, उनको भारी नुकसान हुआ है। इसी के साथ साथ लोगों की मृत्यु भी हुई है और काफ़ी लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। आईटीबीपी, सेना और एक तरह से एनडीआरएफ के द्वारा मिलकर यहाँ पर जो एक तरह से बचाव कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है। अभी ये पूर्णतः स्पष्ट नहीं है कि कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर नुकसान हुआ है। आने वाले दिनों में जल्दी जांच के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि जो यहाँ पर ग्लेशियर टूटकर नीचे के इलाकों में आया है उसका बड़ा कारण क्या है। वैसे अगर हम सामान्य कारण देखें तो पृथ्वी का जो ताप वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, उसको एक बड़ा कारण यहाँ पर माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसकी एक जो जांच है वो क्लियर करेगी कि हिमालय के क्षेत्रों में जो भी विकासशील गतिविधियां की जा रही हैं, वो चाहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें या सड़क निर्माण की बात करें या जो भी एक तरह से विकास के काम हैं, वो कितने सही हैं। क्योंकि हिमालय का जो पर्यावरण का क्षेत्र है वो पूरा इकोसिस्टम, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वो काफ़ी वहाँ पर संवेदनशील माना जाता है। तो इस तरह की घटना एक तरह से 2013 में जो उत्तराखंड में एक तरह से बाढ़ आई थी मंदाकिनी नदी के आसपास के क्षेत्रों में, उसी की एक तरह से यहाँ पर याद दिलाता है। तो ध्यान रखें कि ये जो दुर्घटना हुई है इसमें प्रमुख रूप से अभी जो सूचना है वो ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट और तपोवन विष्णुगढ़ जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इन दोनों को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये दोनों निर्माणाधीन है और यहीं पर काम करने वाले जो श्रमिक हैं वो अभी भी लापता कुछ बताए जा रहे हैं। तो पहली परियोजना आप देखें तो 13.2 मेगावाट की है और दूसरी अगर हम देखें तो ये धौली गंगा पर है और ये ऋषिगंगा नदी पर ही है। ये 520 मेगावाट की है अगर हम तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट की बात करें। यहाँ पर अगर हम नदियों का क्रम देखें तो नदियों के क्रम के पार्ट के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों जब मिलती हैं कहाँ पर, देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में जब इनका एक तरह से मिलना होता है उसके बाद गंगा नाम से जो नदी है वो आगे की ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ भागीरथी और अलकनंदा, इसमें अलकनंदा आप देखें तो गंगा की प्रमुख धारा है। अलकनंदा की अगर हम सहायक नदियां देखें मंदाकिनी, इसी के साथ साथ देखें पिंडार, नंदाकिनी और ऋषिगंगा और साथ साथ धौली गंगा। ध्यान रखें ऋषि गंगा है ये धौली गंगा की सहायक है और धौली गंगा सहायक किसकी हो जाती है, अलकनंदा की। तो धौली गंगा जहां पर मिल रही है अलकनंदा में, ये विष्णुप्रयाग जोशीमठ के आसपास का क्षेत्र है। जहां तक नंदाकिनी की बात करें तो ये नंदप्रयाग का क्षेत्र है और पिंडार की बात करें तो ये कर्णप्रयाग और मंदाकिनी जहां पर मिलती है ये रुद्रप्रयाग का पार्ट है। तो एक तरह से अगर आप देखें तो प्रमुख प्रयाग आप ध्यान रखें, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और ये विष्णुप्रयाग। भागीरथी की एक सहायक आप ध्यान रखें भिलांगना, और भिलांगना और भागीरथी का जहां पर एक तरह से कॉन्फ्लुएंस संगम है वहीं पर टिहरी डैम भी स्थित है। तो एक तरह से ये जो गंगा के जो प्रमुख धाराएं दो है भागीरथी और अलकनंदा, उनके क्षेत्र में जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं उन्हें काफ़ी संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि ये इलाका एक तरह से भूकंपीय क्षेत्र में भी काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। तो इसी कड़ी में ये ग्लेशियर के टूटने से ये जो घटना सामने आई है, जांच के बाद ये पता चलेगा कि इस क्षेत्र में किसी ग्लेशियर लेक या हिमनद झील का निर्माण तो नहीं हुआ है, क्योंकि आगे चलकर इस तरह की झील अगर टूटती है तो संभावना है कि निचले इलाकों में बड़े पैमाने पर दोबारा बाढ़ आ सकती है। तो इस तरह की सारी जो संभावनाएं हैं उनके बारे में जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। अपनी सेकेंड न्यूज पर आते हैं और ये द किरण हेल्पलाइन से संबंधित है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, किरण हेल्पलाइन एक तरह से भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसको हम बोलते हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, यानी सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय। तो इसी के अंतर्गत एक विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी, यानी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग। ये एक तरह से इस मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसी के द्वारा 7 सितंबर 2020 को एक हेल्पलाइन शुरू की गई। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य ये था कि जो भी मानसिक रूप से बीमार है, किसी भी तरह की मेंटल इलनेस से प्रभावित है, उनको एक तरह से हेल्पलाइन के माध्यम से मदद प्रदान की जा सके।
इसी हेल्पलाइन के संबंध में कुछ आंकड़े आए हैं और ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में कहीं ना कहीं जो मानसिक स्वास्थ्य है उसकी स्थितियों को लेकर कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। तो यहाँ अगर आप देखें तो 32% जो इस हेल्पलाइन पर कॉल करने वाले हैं वो स्टूडेंट्स हैं। तो ये एक तरह दिखाता है कि स्टूडेंटों पर जो मानसिक दबाव है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो जितने भी लोग यहाँ पर कॉल कर रहे हैं उनमें 70% जो संख्या है वो पुरुषों, यानी पुरुषों के द्वारा इस मेंटल इलनेस से संबंधित हेल्पलाइन पर 70% सबसे ज़्यादा कॉल किया जाता है। और उसमें से भी अगर हम देखें तो जितने भी कॉल करने वाले हैं उनमें 15 से 40 जो आयु वर्ग है वो सबसे ज़्यादा है, लगभग 75.5%। और अगर हम 41 से 60 का एक आयु वर्ग कह सकते हैं जहाँ पर एक सीनियर सिटीजन की एक श्रेणी में लोग प्रवेश कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर कॉल करने वालों की संख्या 18.1% है। तो ये दिखाता है कि पुरुषों के द्वारा मानसिक जो समस्याएं वो ज़्यादा हैं। स्टूडेंट की संख्या भी 32% टोटल है, काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। और साथ साथ 15 से 40 यानी जो सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से एक उत्पादक समय होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, उनमें सबसे ज़्यादा एक तरह से मानसिक रूप से समस्याएं दिख रही हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको लेकर एक तरह से समस्याएं बढ़ रही हैं और इस तरह की हेल्पलाइन का लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग भी कर रहे हैं। ध्यान रखें, ये हेल्पलाइन 13 अलग अलग भाषाओं में एक तरह से कार्य करती है, यानी 13 अलग अलग भाषाओं में इस हेल्पलाइन के माध्यम से मदद प्राप्त की जा सकती है। हम अपने अगले सेक्टर पर आते हैं और ये फाइनेंशियल अफेयर्स, वित्तीय मामलों के संबंध में है। और यहाँ पर हमने डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश के संबंध में आपको कुछ सूचना दी है। विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल आप देखें, मानिए कि सरकार के पास कोई एक कंपनी है, 100% हिस्सा सरकार के पास है। अब अगर भारत सरकार के द्वारा इसका कुछ हिस्सा निजी क्षेत्र को बेच दिया जाए, मान लीजिए इसके 10% शेयर हैं वो बेच दिए जाएं और मान लीजिए कि 50 लोगों ने इसके 10% शेयर खरीद लिए, तो सरकार के पास हिस्सेदारी कितनी रह गई? 90%। और 10% बाहर चला गया हिस्सा निजी क्षेत्र के पास। तो ये जो सरकारी कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी है, इसको जो बेचा जाता है, ये प्रक्रिया डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश कहलाती है। तो इस बजट यानी 1 फरवरी 2021 को जो बजट 2021-22 का प्रस्तुत किया गया है, उसमें भारत सरकार ने विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट से जो लक्ष्य है वो 1.75 लाख करोड़ रुपए रखा है। अगर हम पिछले वर्ष 2020-21 का लक्ष्य देखें तो ये रखा गया था 2.1 लाख करोड़ रुपए, तो उससे कम रखा गया है। सरकार ने घोषणा करी है कि आईडीबीआई बैंक, इसी के साथ साथ 2 सरकारी क्षेत्र के और जो बैंक हैं और एक जनरल इंश्योरेंस की जो सरकारी कंपनी है, इसका इस वर्ष यानी कुल मिलाकर 4 कंपनियां हो गई, इनका इस वर्ष विनिवेश किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक एरिया से अगर हम रणनीतिक क्षेत्रों की बात करें, उनको अगर हम छोड़ दें तो अन्य क्षेत्रों में जो भी सरकारी कंपनियां काम कर रही हैं उनमें विनिवेश सरकार के द्वारा प्रक्रिया के रूप में बढ़ाया जाएगा। जब हम स्ट्रेटेजिक एरियाज की बात करते हैं, हम रणनीतिक क्षेत्रों की बात करते हैं, तो इसमें 4 प्रमुख क्षेत्र आ जाते हैं, उनको आप ध्यान रखें। पहला इसमें आ जाता है न्यूक्लियर पावर, स्पेस एंड डिफेंस, यानी परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र। दूसरा हिस्सा यहां पर आ जाता है ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी परिवहन और दूरसंचार। तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा हिस्सा आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, यानी बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज। और चौथा अगर हम सेक्टर देखें तो यह आ जाता है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं। तो ये जो 4 क्षेत्र हैं, इन रणनीतिक स्ट्रेटेजिक एरियाज को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में जो सरकारी कंपनियां हैं उनका विनिवेश करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। और भारत सरकार ने यह कहा है कि जो भी स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं इनमें भी किया जाएगा, लेकिन सरकार ने एक लिमिट लगा दी है कि जो भी यहां पर स्ट्रेटेजिक एरियाज, रणनीतिक क्षेत्र है, यहां पर अधिकतम 4 सरकारी क्षेत्र की कंपनियां एक तरह से रखी जाएंगी। यानी मान लीजिए अगर परिवहन के क्षेत्र में 6 सरकारी कंपनियां हैं तो 2 का विनिवेश कर दिया जाएगा, 4 को बनाकर रखा जाएगा। तो मैक्सिमम 4 सरकारी कंपनियां जो स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं उनमें सरकार बनाकर रखेगी, अन्य कंपनियों का भी विनिवेश स्ट्रेटेजिक एरियाज में भी किया जाएगा। तो ये सरकार के द्वारा भविष्य के लिए जो भी विनिवेश की एक तरह से प्रक्रिया है उसको यहां पर बताया गया है और जल्दी इसको एक तरह से शुरू किया जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो भारत सरकार की और भारत में सबसे बड़ी एक तरह से जो बीमा कंपनी है एलआईसी, जल्दी उसका भी एक तरह से कुछ हिस्सा भारत सरकार बेचेगी। इंटरनेशनल न्यूज में हम आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में। तो यहां पर नासा का एक मिशन है स्फीयर एक्स मिशन। तो इस मिशन यानी स्फीयर एक्स के पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपो ऑफ री आयोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर। तो स्फीयर एक्स अगर मिशन की बात करें तो ये नासा के द्वारा जरूर लॉन्च किया जा रहा है, यानी नासा का मिशन है, लेकिन लॉन्च करने की जिम्मेदारी अंतरिक्ष के क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी है स्पेस एक्स, जो कि प्रसिद्ध एक तरह से कह सकते हैं वैज्ञानिक कह लीजिए, उन्हें आप एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं,
एलन मस्क उनकी कंपनी है। तो एलन मस्क की कंपनी जो स्पेसएक्स है उसके द्वारा नासा का जो स्फेयरएक्स मिशन है इसको एक तरह से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन की अगर हम बात करें तो इस मिशन के द्वारा कोशिश ये है कि 450 मिलियन जो भी आकाश गंगाएं हैं उनके बारे में ये अध्ययन करेगा, और साथ साथ जो हमारी एक तरह से आकाश गंगा है यानी दुग्ध मेखला मिल्की वे, उसमें जो 100 मिलियन के आसपास तारे हैं उनके बारे में भी ये अध्ययन करेगा। तो प्रमुख रूप से आकाश गंगाओं और हमारी अपनी आकाश गंगा में जो तारे हैं उनका अध्ययन करना इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। अगर हम इस मिशन की बात करें तो स्फेयरएक्स स्पेसक्राफ्ट की अगर हम यहां पर वेट देखें तो ये लगभग 178 किलोग्राम के आसपास है, और इसकी जो लॉन्च है वो जून 2024 में एक तरह से निर्धारित की गई है, और फैल्कन 9 ये जो रॉकेट है स्पेसएक्स कंपनी का उसके माध्यम से इसे कैलिफोर्निया में एयरफोर्स बेस है वेडनबर्ग, वहां से लॉन्च किया जाएगा। कब? जून 2024 में। तो ये मिशन किसका है? नासा का, लेकिन फ्लाइट को स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कौन करेगा? स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च इसे किया जाएगा, और ये आकाश गंगाओं के अध्ययन से संबंधित मिशन है। नासा का नाम आया है तो यहाँ नासा के बारे में हम देखें तो नासा की फुल फॉर्म ध्यान रखें आप, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये अमेरिका की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है। इसे 1 अक्टूबर 1958 में स्थापित किया गया, और मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में इसके जो कार्यवाहक प्रशासक हैं यानी जो एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर है नासा के, वो है स्टीव जुर्स्की। अगले हम यहाँ पर न्यूज पर आते हैं इंटरनेशनल पार्ट पर, और ये अरब देशों के संबंध में है। अरब देशों की अगर हम बात करें तो इन देशों में पहला एक तरह से जो स्पेस प्रोब है जो मंगल के अध्ययन के लिए है, वो मंगल की कक्षा में जल्द ही एक तरह से प्रवेश करने वाला है, यानी कल की डेट में 9 फरवरी को यह मंगल की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। तो अरब देशों में पहली बार मंगल के अध्ययन के लिए जो भी स्पेस प्रोब छोड़ा गया है ये किसका है? ये संयुक्त अरब अमीरात का है। तो ये यूएई के द्वारा एक तरह से लॉन्च किया गया है, और इसका नाम क्या है? अल अमल। इसको एक तरह से होप जो इंग्लिश में शब्द होता है आशा, उसी का एक तरह से अरबिक शब्द है अल अमल। इसी के नाम पर ये जो मिशन है वो रखा गया है। ये लॉन्च किया गया था पिछले वर्ष कहां से? जापान में। तो ध्यान रखें यूएई का अरब देशों में पहला मिशन है जो मंगल के अध्ययन के लिए एक तरह से छोड़ा गया है पिछले वर्ष ही, और कल के दिन में 9 फरवरी को यह मंगल की कक्षा में एक तरह से प्रवेश करने वाला है। तो अरब देशों में पहला मंगल का मिशन है, काफी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखें किस देश का है? यूएई। अपने नेक्स्ट सेक्शन पर हम आते हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कुछ प्रमुख जो व्यक्तित्व हैं उनको हम देखते हैं। तो यहां पर पहला नाम आता है पोप फ्रांसिस का। पोप फ्रांसिस अगर हम देखें तो वर्तमान में चर्चा में इसलिए है कि जो भी एक तरह से कैथोलिक चर्च का पार्ट है उसमें जो महिलाओं की भागीदारी है वो काफी कम थी, तो धीरे धीरे महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है, और पोप फ्रांसिस को अपने इस प्रयासों के लिए काफी एक तरह से उनको सराहा जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल में ही उन्होंने कुछ ऐसे पदों पर महिलाओं को नियुक्त किया है जहां पर अभी तक कभी भी महिलाएं नियुक्त नहीं की गई थी। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो रोमन कैथोलिक चर्च में एक तरह से सुधार है उनकी दिशा में पोप फ्रांसिस के द्वारा किए गए कार्यों के कारण वर्तमान में वो एक तरह से चर्चा में है। तो पोप फ्रांसिस की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो अर्जेंटीना में हुआ था, यानी दक्षिण अमेरिका के देश अर्जेंटीना में इनका जन्म हुआ था, और जन्म के समय नाम था जॉर्ज मैरियो बर्गोलियो। तो आप ध्यान रखें फ्रांसिस एक तरह से पोप बनने के बाद कब बने थे? वो 13 मार्च 2013 को। तो 2013 में जब वो पोप के पद पर उनको नियुक्त किया गया था तब उन्होंने एक तरह से पोप फ्रांसिस नाम लिया था। असली नाम आप ध्यान रखें जॉर्ज मैरियो बर्गोलियो है, और कहां से बिलोंग करते हैं? ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। तो आप ध्यान रखें अर्जेंटीना देश से ये संबंधित हैं। और पोप फ्रांसिस के संबंध में कुछ नए जो कुछ प्रमुख तथ्य हैं वो आप ध्यान रखें कि ये पहले जेसुइट पोप हैं। इसी के साथ साथ यानी दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका से मिला दें तो अमेरिका महाद्वीपों से आने वाले पहले पोप हैं। दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहां से आने वाले पहले पोप हैं। इसके पहले उत्तरी गोलार्ध से ही खासतौर से यूरोप से प्रमुख रूप से ज्यादातर पोप हुए हैं। पोप फ्रांसिस के बारे में एक और तथ्य आप ध्यान रखें कि 8वीं अगर हम शताब्दी में देखें तो 731 से 741 के बीच में सीरिया से संबंधित एक पोप थे जिनका नाम था ग्रेगरी III। तो वो यूरोप के बाहर के एक तरह से पोप थे। तो इनके बाद यानी 741 के बाद आप देखें तो 2013 में सीधे जाकर यूरोप से बाहर किसी महाद्वीप में दूसरे जगह से किसी पोप को चुना गया था। तो आप कह सकते हैं 741 के बाद पहली बार कोई व्यक्ति है जो यूरोप से बाहर का है और जिससे पोप के पद पर नियुक्त किया गया। तो पोप फ्रांसिस के संबंध में आप देखें काफी प्रमुख तथ्य हैं जो पहली बार उनके द्वारा हुए हैं, तो इनके लिए आप उनको ध्यान रखें। नेक्स्ट उस पर हम आते हैं आयतुल्लाह अली खमेनी।
देखिए, आयतुल्लाह अली खोमेनी की बात करें तो इन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च नेता के रूप में माना जाता है। आयतुल्लाह अली खोमेनी के नेतृत्व में जो रिवॉल्यूशन हुआ 1979 में, तो शाह की सरकार को वहां से हटाया गया। तो यानी एक तरह से जो मोनार्की है, जो राजशाही है, उसको समाप्त किया गया और एक तरह से जनतंत्र उसको स्थापित किया गया आयतुल्लाह अली खोमेनी के द्वारा। तो आप देखें, आयतुल्लाह अली खोमेनी सर्वोच्च लीडर के पार्ट पर हैं और आयतुल्लाह खोमेनी अगर हम देखें तो टाइटल जैसा यूज किया जाता है, क्योंकि जो पहले एक तरह से लीडर थे 1979 में, जिनके नेतृत्व में ईरान में क्रांति हुई थी, उनका असली में एक तरह से नाम रोहिल्ला खोमेनी था। वर्तमान में जो सर्वोच्च लीडर हैं, जो 1989 में एक तरह से सत्ता में आए और सर्वोच्च लीडर बनाए गए, वर्तमान में उनकी इमेज भी आप देखें तो वो कहलाते हैं, उनका जो नाम है वो आयतुल्लाह अली हुसैनी खोमेनी है। तो आयतुल्लाह खोमेनी एक तरह से सर्वोच्च लीडर के लिए एक टाइटल है जो लगाया जाता है। जो पहले एक तरह से आयतुल्लाह थे, आयतुल्लाह रोहिल्ला खोमेनी, उन्हीं के साथ में चला आ रहा है। तो 1979 से 89 के बीच में पहले ये थे जिनके नेतृत्व में क्रांति हुई और दूसरे 1989 से सर्वोच्च नेता बने हुए हैं और अभी भी ईरान में सर्वोच्च नेता के पद पर काम कर रहे हैं। तो माना जाता है कि ईरान में जो आयतुल्लाह अली खोमेनी के पद पर जो व्यक्ति रहते हैं, जो सर्वोच्च नेता होते हैं, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, कार्यकारी, जो भी वहां पर संसद का पार्ट है, जो यहाँ पर न्यायिक शाखाएं यानी जुडिशरी का पार्ट है और जो भी सैन्य हिस्सा और मीडिया, उनको एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। तो ईरान में आप कह सकते हैं कि जो भी आयतुल्लाह खोमेनी का एक तरह से आदेश रहता है, उसके विपरीत किसी भी तरह के कार्य होना उतना आसान नहीं है। तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में आयतुल्लाह अली खोमेनी को वर्तमान में ईरान में माना जाता है। ईरान में आप ध्यान रखें, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट का भी एक तरह से पद है, लेकिन उससे भी ऊपर एक तरह से आयतुल्लाह अली खोमेनी को वर्तमान में माना जाता है। तो आप ध्यान रखें, वर्तमान में चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनके द्वारा एक तरह से कहा गया है कि अगर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध हटाए जाते हैं तभी अमेरिका ईरान के बीच में बैठकें शुरू हो सकती हैं, जो एक तरह से अमेरिका ईरान के बीच में एक संकट की स्थिति दिख रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप के समय में काफी बड़ी हुई थी। तो अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़कर ईरान शांति वार्ताओं में तभी आएगा जब उसके ऊपर जो प्रतिबंध है उनको हटाया जाएगा। तो अपने इसी बयान के कारण आयतुल्लाह अली खोमेनी वर्तमान में चर्चा में है। ईरान के संबंध में कुछ पॉइंट हम देखते हैं। तो कैपिटल इसकी तेहरान, राजधानी तेहरान है। आधिकारिक भाषा फारसी या पर्शियन है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खोमेनी और प्रेसिडेंट है हसन रोहानी। तो ईरान का अगर यहाँ पर आप पोजीशन देखें तो ईरान एक तरह से मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व के पार्ट पर एक प्रमुख देश यहाँ पर मान लिया जाता है। और ध्यान रखें, अरब देशों में ये सबसे प्रमुख शिया देश है। यानी अगर हम शिया और सुन्नी अलग अलग दो हिस्सों की बात करें तो प्रमुख शिया देश है ईरान। तो ईरान का अगर हम यहाँ पर बॉर्डर देखें तो अजरबैजान से बनता है, आर्मेनिया से बनता है, तुर्की से बनता है, सीरिया से देखिए बॉर्डर नहीं है, इराक से बनता है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इसी के साथ साथ इसका उत्तरी और जो एक तरह से उत्तरी पश्चिम भाग है वो कैस्पियन सागर जो झील है उसके साथ में भी बनता है। तो आप ईरान का ध्यान रखिए, जो बॉर्डर है किन देशों से है और उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है वो एक तरह से इसका कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनती है। और दक्षिणी पश्चिम भाग है वो एक तरह से फारस की खाड़ी से और ओमान की खाड़ी से घिरा हुआ है। अगले सेक्शन पर हम आते हैं, प्रमुख बुक्स और अवार्ड्स को देखते हैं, पुस्तकें और पुरस्कार। यहाँ पर हमने उन बुक्स को रखा है जिनको बुकर प्राइज मिल चुका है, यानी साहित्य के क्षेत्र में जो बुकर पुरस्कार एक सर्वोच्च पुरस्कारों के रूप में माना जाता है दुनिया में, वो प्राप्त करने वाली जो पुस्तकें हैं और जो भारतीय लेखकों की हैं उनको एक तरह से यहां पर हमने शामिल किया है। अगर हम पहली पुस्तक देखें तो अरुंधति रॉय की है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। 1997 में इनको बुकर प्राइज दिया गया। मिडनाइट्स चिल्ड्रन, सलमान रश्दी, इनको अगर हम देखें तो 1981 के पार्ट पर दिया गया। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई, 2006 में इनको दिया गया बुकर प्राइज अपनी इसी पुस्तक के लिए। द व्हाइट टाइगर, अरविंद अडिगा की, इनको 2008 में यह पुरस्कार दिया गया बुकर प्राइज अपनी इसी पुस्तक के लिए। अपने नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं, ये स्पोर्ट्स के संबंध में है और यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलियन ओपन सामान्यतः जनवरी का एक तरह से जो मध्य और अंतिम भाग होता है वहां पर शुरुआत होती है इसकी, लेकिन कोविड-19 के कारण ये थोड़ा लेट हुआ है और फरवरी के एक तरह से आप देखें तो लगभग ये दूसरे सप्ताह में इसका प्रारंभ किया जा रहा है। तो आज के दिन से ये ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हो रहा है और 1905 से इसको प्रारंभ किया गया था। हार्ड कोर्ट पर इसको एक तरह से खेला जाता है और ये मेलबोर्न पार्क, कहां पर, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में इसको खेला जाता है। तो जो 4 ग्रैंड स्लैम साल में आयोजित किए जाते हैं, अगर हम 4 ग्रैंड स्लैम की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया पहला, उसके बाद आपको आयोजित किया जाता है फ्रेंच ओपन, तीसरे पर विंबलडन और चौथे पर आयोजित किया जाता है आपका यूएस ओपन। तो चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे पहली जो शुरुआत वर्ष में है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन से की जाती है।
तो वो आज के दिन से शुरुआत हो रही है ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न पार्क यानी मेलबोर्न में। आप ऑस्ट्रेलियन ओपन के संबंध में कुछ और फैक्ट को ध्यान रखें। ऑस्ट्रेलियन ओपन में सबसे ज्यादा टाइटल हैं वो सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने जीते। अगर हम पुरुषों की बात करें 8 टाइटल हैं, और पुरुष महिला में ओवरऑल देखें तब भी आप नोवाक जोकोविक को ही कह सकते हैं। महिलाओं में आप देखें तो सेरेना विलियम्स ने सबसे ज्यादा जो यूएसए की हैं उनके द्वारा 7 टाइटल जीते गए हैं। सबसे बुजुर्ग अगर हम बात करें चैंपियन तो केन रोसवेल हैं, जिन्होंने 37 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता 1972 में। सबसे यंगेस्ट चैंपियन की बात करें तो मैट्स विलेंडर, जिन्होंने 1983 में मात्र 19 साल की उम्र में इसको जीता। और अगर हम सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैच जीतने की बात करें तो ये रोजर फेडरर के नाम रिकॉर्ड है, 102 मैचों को जीतना। अगर महिलाओं में इसी तरह से रिकॉर्ड को देखें तो सबसे बुजुर्ग यहां पर जो खिलाड़ी जीती हैं वो है सेरेना विलियम्स ही। इन्होंने 35 वर्ष की आयु में 2017 में यह खिताब जीता था। सबसे यंगेस्ट चैंपियन की बात करें मात्र 16 साल की आयु में यह खिताब जीता था स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने 1997 में। और सबसे ज्यादा मैचेस जीतने की बात करें तो यह रिकॉर्ड भी सेरेना विलियम्स के नाम ही है, 87 इन्होंने मैचेस ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीते हैं। टोटल अगर हम प्राइज मनी देखें 2021 के लिए तो ये लगभग 71 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और अगर हम सिंगल्स विनर की बात करें यानी एकल जो विजेता है उनको 2.75 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का पुरस्कार दिया जाएगा। एक लास्ट सेक्शन पर हम आए और यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो हम अलग अलग रैंडमली चूज करते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकते हैं, उन फैक्ट को हम यहां पर आपके लिए लाते हैं। तो आज हम आपके सामने महासागरीय जलधाराएं ओशियन करंट्स को लेकर आए हैं। देखिए महासागरीय जलधाराएं दोनों रूप में आपसे पूछी जाती हैं, गर्म जलधारा और दूसरी आपकी एक तरह से ठंडी जलधारा यानी वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट। तो आपके एग्जाम में जनरली कोई भी ओशन करंट का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि वार्म है या कोल्ड है, यानी गर्म है या ठंडी जलधारा है। या एक तरह से आपको ऑप्शन में गर्म या ठंडी दे दी जाएंगी 4 में से 3 और आपको ऑड वन आउट करना होता है। तो सबसे जो विपरीत एक तरह से उसको आपको अलग करना होता है। तो काफी महत्वपूर्ण है और रेगुलर आपके एग्जाम में पूछी जाती है, उनको आप ध्यान रखें। ठंडी और गर्म जलधाराओं के बारे में एक तथ्य ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी जलधारा भूमध्य रेखा से दूर के इलाकों में जाती है तो भूमध्य रेखा से अगर दूर हटेगी तो ध्यान रखिए वो गर्म होगी या वार्म ओशन करंट की तरह होगा। और जब भी कोई भी जलधारा अगर एक तरह से जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां से भूमध्य रेखा की ओर आती है तो अगर भूमध्य रेखा की तरफ कोई भी जलधारा आ रही है तो ध्यान रखें वो कैसी होगी, ठंडी जलधारा। तो ये अगर आप ध्यान रखें तो जलधारा की जो डायरेक्शन है उसको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि ये गर्म है या ठंडी है। जैसे अगर हम पहले ठंडी जलधाराओं को देखते हैं क्योंकि वो संख्या में कम है और काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, ज्यादा वो पूछी जाती हैं। तो यहां आप देखें जैसे अगर हम पहली एक जलधारा को देखें कैलिफोर्निया करंट, तो कैलिफोर्निया धारा की अगर हम बात करें ठंडी जलधारा है, आप देखें भूमध्य रेखा की ओर आ रही है तो क्या होगी ये ठंडी। उसी के साथ साथ देखें आप लैब्राडोर ओशन करंट, तो ये भी एक तरह से क्या है कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच के भाग से एक तरह से नीचे की तरफ आ रही है तो ये भी भूमध्य रेखा की तरफ जा रही है तो ये ठंडी जलधारा। ईस्ट ग्रीनलैंड पूर्वी ग्रीनलैंड धारा ये भी ठंडी है। कैनरी जलधारा देखें ये भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है, ठंडी है। पेरू जलधारा को आप ध्यान रखें हम्बोल्ट जलधारा के नाम से भी जाना जाता है, एक ज्योग्राफर है उनके नाम से। तो हम्बोल्ट जलधारा या पेरू जलधारा तो ये भी क्या है ठंडी जलधारा है। बेंगुएला जलधारा आप देखें ये ठंडी जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा एक ठंडी जलधारा है और ओयोशो जलधारा ये भी ठंडी है। अब अगर हम गर्म जलधाराएं देखें दक्षिणी इक्वेटोरियल ओशन करंट यानी दक्षिणी विषुवत रेखीय समुद्री जलधारा और नॉर्थ इक्वेटोरियल ओशन करंट उत्तरी विषुवत रेखीय समुद्री जलधारा, ये एक तरह से अगर आप देखें अफ्रीका से अमेरिका महाद्वीप की ओर चलती हैं। तो इसी को एक तरह से बैलेंस करने के लिए काउंटर इक्वेटोरियल करंट होता है, ये एक तरह से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अफ्रीका महाद्वीप की तरफ चलता है। इसी को काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहा जाता है यानी काउंटर विषुवत रेखीय समुद्री जलधारा। तो ये अगर आप देखें तीनों एक तरह से क्या है ये गर्म है। इसी के साथ साथ अगर यहां पर हम देखें तो सेम हिस्सा आपका प्रशांत महासागर में भी एक तरह से बनता है। नॉर्थ इक्वेटोरियल उत्तरी विषुवत रेखीय, दक्षिणी विषुवत रेखीय और काउंटर विषुवत रेखीय जलधारा कहां पर प्रशांत महासागर में। हिंद महासागर में भी उत्तरी विषुवत रेखीय हिंद महासागर जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय हिंद महासागर जलधारा और विपरीत धारा के रूप में एक काउंटर इक्वेटोरियल यानी काउंटर विषुवत रेखीय हिंद महासागर जलधारा, यह अफ्रीका महाद्वीप से एक तरह से जो एशिया का इलाका है उस क्षेत्र की ओर बहती है। इसी के साथ साथ अन्य अगर हम प्रमुख गर्म जलधाराओं को यहां पर देखें तो आप यहां पर देखें जैसे अलास्का जलधारा, इसी के साथ साथ गल्फ स्ट्रीम जलधारा और साथ साथ नॉर्वेजियन जलधारा,
इसी के साथ साथ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की एक तरह से बात करें तो ये जलधारा का जो पार्ट है ये भी एक गर्म जलधारा है जो गल्फ स्ट्रीम का अगला भाग होता है जो एक तरह से यूरोप महाद्वीप के इलाकों तक पहुंचती है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो क्यूरेशियो जलधारा ये भी एक गर्म जलधारा का पार्ट है। या अगर हम पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा की बात करें, इसी के साथ साथ आगोलास जलधारा और मोजाम्बिक जलधारा जो अफ्रीका महाद्वीप के और मेडागास्कर का जो क्षेत्र है उसके साथ में एक तरह से इसका जो पूर्वी और साथ साथ दक्षिणी पूर्वी तट है उसके साथ में बहती हैं। या हम बात करें ब्राजील जलधारा, जो भी हमने डिस्कशन किया उसके आधार पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? अलकनंदा, मंदाकिनी, धौलीगंगा या पिंडर। किरण हेल्पलाइन स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज रिलेटेड टू। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई किरण हेल्पलाइन किससे संबंधित है? एमएसएमई इंडस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट, दिव्यांग पीपुल, मेंटल इलनेस। यानी एमएसएमई यानी आपका सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों से, कौशल विकास से, दिव्यांग लोगों से या मानसिक बीमारी से। व्हाट इज द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22? 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए विनिवेश लक्ष्य क्या है? 1.75 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ या 2.75 लाख करोड़। यानी 1.75 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ और 2.75 लाख करोड़। स्फेरेक्स मिशन ऑफ नासा विल वर्क फॉर। नासा का स्फेरेक्स मिशन काम करेगा किसके लिए? मार्स या मंगल के लिए, जुपिटर या बृहस्पति, सैटर्न या शनि, गैलेक्सीज या आकाश गंगाओं के लिए। अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट मार्स स्पेस प्रोब अल अमल इज स्टार्टेड बाई। अरब देशों का पहला मंगल अंतरिक्ष प्रोब अल अमल द्वारा शुरू किया गया। तो आपको बताना है किस देश के द्वारा? सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान। हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पोप फ्रांसिस रिलेटेड टू विच कंट्री? ब्राजील, कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली। पोप फ्रांसिस किस देश से संबंधित है? ब्राजील, कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली। हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ईरान डू नॉट शेयर बॉर्डर विद विच कंट्री? ईरान की किस देश के साथ सीमा नहीं है? आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, सीरिया। विच बुक इज नॉट अवॉर्डेड बुकर प्राइज? किस पुस्तक को बुकर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द व्हाइट टाइगर, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द सैटनिक वर्सेस। विच वन इज द वार्म ओशन करंट? निम्न में कौन गर्म महासागरीय जलधारा है? ब्राजील करंट, कैलिफोर्निया करंट, बेंगुएला करंट या कैनरी करंट। ब्राजील जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, बेंगुएला जलधारा या कैनरी जलधारा। विच वन इज द कोल्ड ओशन करंट? निम्न में कौन ठंडी महासागरीय जलधारा है? लैब्राडोर करंट, गल्फ स्ट्रीम करंट, क्यूरेशियो करंट, मोजाम्बिक करंट। ये हमारे 8 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स थे। जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को आप बेहद पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।